भारतीय संविधान का विकास। हम जितने भी एक्ट है संविधान के विकास के क्रम में आए रहे उन सबको है जो कवर करेंगे। 1757 के प्लासी युद्ध और 1764 के बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शिकंजा कसा। अपने शासन को अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। सबसे पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका महत्व क्या है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का पहला कदम था ये। और कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। ठीक है। और पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। विशेषताएं देखते हैं। बंगाल के सॉरी बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ठीक है। और बंबई और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के 4 सदस्य थे। वे अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। 1784 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था सर एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर, लिमेस्टर एंड हाइट थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ब्रिटिश सरकार का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया और कंपनी को भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। अब देखते हैं 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं इसको। 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ये लाया गया था और इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा गया। कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार दिया गया। ठीक है। उद्देश्य और पृष्ठभूमि देखते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कारण गवर्नर जनरल इन काउंसिल और सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता के बीच क्षेत्राधिकार को लेकर विवाद उत्पन्न हो गए और विवाद उत्पन्न हो गए थे। इन विवादों को सुलझाने के लिए ब्रिटिश संसद ने यह संशोधनात्मक अधिनियम अमेंडिंग एक्ट पारित किया। प्रमुख प्रावधान या की प्रोविजंस क्या क्या थे? न्यायपालिका की शक्तियों में कटौती, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल परिषद को उनके सरकारी कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया और कंपनी के सेवकों, एम्प्लॉइज को उनकी आधिकारिक कार्यवाहियों के लिए न्यायालय के दायरे से बाहर कर दिया गया। राजस्व संबंधी छूट, राजस्व इनकी रेवेन्यू वसूलने वाले मामलों और राजस्व उगाही के दौरान किए गए कार्यों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। कलकत्ता के निवासियों पर अधिकार, न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कलकत्ता के सभी निवासियों पर निर्धारित किया गया। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के अनुसार हिंदुओं और मुसलमानों के निजी कानूनों, शरिया के अनुसार मुसलमानों के कानूनों मामलों का निपटान करेगी। क्या करेगा? अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या कहते हैं? ये व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों, प्रोविंशियल कोर्ट्स की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगी, न कि सर्वोच्च न्यायालय के पास। नियम बनाने की शक्ति, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों और परिषदों यानी कि प्रोविंशियल काउंसिल के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, दोहरे प्रशासन का आरंभ हुआ, द्वैत शासन का आरंभ हुआ। ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले, बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामले, द्वैत शासन की शुरुआत, इंट्रोड्यूसिंग अ डबल गवर्नमेंट। इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसने कंपनी के व्यापारिक यानी कि कॉमर्शियल और राजनीतिक पॉलिटिकल कार्यों को अलग अलग कर दिया। निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन्हें कंपनी के व्यापारिक मामलों के प्रबंधन की अनुमति दे दी गई। और नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक नए निकाय का गठन किया गया जिसे कंपनी के राजनीतिक मामलों, नागरिक, सैन्य और राजस्व के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई। इसमें 6 सदस्य होते थे जिनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी। दूसरा, नियंत्रण बोर्ड की शक्तियां। नियंत्रण बोर्ड को शक्ति दी गई कि वो भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और ब्रिटिश नियंत्रित भारत के
राजस्व संचालन का अधीक्षण, सुपरविजन और निर्देशन, डायरेक्शन करे। इसको नियंत्रण बोर्ड को ये शक्ति दी गई। ठीक है, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में। और तीसरा, गवर्नर जनरल की परिषद में बदलाव। गवर्नर जनरल की परिषद काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। इसका उद्देश्य गवर्नर जनरल को परिषद में अधिक प्रभावी बनाना था, ताकि बहुमत प्राप्त करना आसान हो सके। नहीं तो दो इधर हो जाएंगे, फिर बहुमत नहीं होगा। ठीक, और 3 कर दिए तो 3, 2 एक तरफ होंगे, एक तरफ होगा, तो बहुमत सिंपली मिल गया आपको। ठीक, और चौथा है कि बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की अधीनता। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को युद्ध, संधि और राजस्व के मामलों में पूरी तरह से गवर्नर जनरल कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। 2 प्रमुख कारणों से यह अधिनियम महत्वपूर्ण था। पहला कारण है कि ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्रों को आधिकारिक तौर पर भारत में ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र, ब्रिटिश प्रोविजंस इन इंडिया कहा गया। ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च नियंत्रण। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया 1784 एक्ट में। अब 1793 का चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर अधिनियम नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था की गई। पहला, व्यापारिक एकाधिकार का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ ट्रेड मोनोपोली। इस अधिनियम की सबसे प्रमुख बात यह थी कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकारों, ट्रेड मोनोपोली को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। दूसरा, गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि। इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई विशेष शक्तियों, अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने की शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों और प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया गया। इसका अर्थ था कि गवर्नर जनरल अब अपनी परिषद काउंसिल के निर्णयों को विशेष परिस्थितियों में ओवरसाइट, अभिभावी कर सकता था। तीसरा, प्रेसिडेंसियों पर नियंत्रण। इसने गवर्नर जनरल को बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों की सरकारों पर और अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। गवर्नर जनरल की अनुपस्थिति में वह परिषद के किसी असैनिक सदस्य को अपना उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त कर सकता था। चौथा, नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ स्ट्रोक का भुगतान। यह एक महत्वपूर्ण और विवादित प्रावधान था कि व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और उसके कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व इंडियन रेवेन्यू को दिया जाएगा, इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा। और ये प्रावधान लंबे समय तक 1919 तक जारी रहा, जिसे बाद में धन की निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ के रूप में देखा गया। पांचवा, कमांडर इन चीफ की स्थिति। यह स्पष्ट किया गया कि कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य अनिवार्य रूप से नहीं होगा जब तक कि उसे विशेष रूप से नियुक्त न किया जाए। छठा, अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान, वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रतिबंध। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों, गवर्नर जनरल, गवर्नर और कमांडर इन चीफ के बिना अनुमति के भारत छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और ऐसा करना इस्तीफा माना जाता था। शराब के लाइसेंस। कंपनी को व्यक्तियों को भारत में व्यापार करने के लिए लाइसेंस और प्रिविलेज या कंट्री ट्रेड कहा जाता था, भारत में व्यापार करने के लिए लाइसेंस देने का अधिकार दिया गया। इससे अफीम के व्यापार का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1813 का चार्टर अधिनियम, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया अगले, और कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया, किंतु चीन के साथ और व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्ष के लिए एक अधिकार प्राप्त था। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त कर भारत में आने की सुविधा मिली। व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति, एबोलिशन ऑफ ट्रेड मोनोपोली। इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अब भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। अब हालांकि कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार अगले 20 वर्षों के लिए बरकरार रखा गया। ब्रिटिश संप्रभुता का दावा। इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से घोषणा की कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन सम्राट की संप्रभुता सर्वोपरि है। ये संवैधानिक रूप से कंपनी के क्षेत्रों को ब्रिटिश संपत्ति घोषित करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। ईसाई मिशनरियों की अनुमति। इस अधिनियम के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत आने और लोगों को प्रबुद्ध, एनलाइटन
करने या अपने धर्म का प्रसार करने की अनुमति दी गई और इससे भारत के सामाजिक धार्मिक ढांचे में बदलाव की शुरुआत हुई। शिक्षा के लिए बजट, ये ऐतिहासिक प्रावधान था। था शिक्षा के लिए बजट पहली बार भारतीयों को, यह 1813 वाला पढ़ रहे हैं, पहली बार भारतीयों को शिक्षा के विकास और पुनरुद्धार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया गया। हालांकि यह राशि कई वर्षों तक विवादों के कारण खर्च नहीं हो पाई, लेकिन इसने सरकारी स्तर पर शिक्षा की जिम्मेदारी को स्वीकार किया। 5वां, स्थानीय सरकारों की कराधान शक्ति, स्थानीय सरकारों को कराधान की शक्ति। भारत की स्थानीय स्वायत्त सरकारों, लोकल गवर्नमेंट को व्यक्तियों पर कर टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया। कर न देने की स्थिति में उन्हें दंडित करने की शक्ति भी प्रदान की गई। इंपॉर्टेंट है। और तुलनात्मक विश्लेषण, ये कुछ नहीं। 1833 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। एकमात्र उद्देश्य ये रह गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बंबई और मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल कर लिया गया। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया और 1843 या 43 में उनका उन्मूलन भी कर दिया गया। इस अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी भी व्यक्ति को धर्म और जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया था। चार्टर अधिनियम 1833 में। और गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्राप्त करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। भारतीय कानून का वर्गीकरण किया गया और इस कार्य के लिए ब्रिटिश आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। और 1834 के लॉर्ड मैकोले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकोले 1834 में, 1833 के चार्टर एक्ट में। ठीक है। और इस ठीक है, ये पहला भारत के गवर्नर जनरल का पद, बंगाल टू इंडिया। इस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और सभी नागरिकों और सैन्य शक्तियां प्रदान की गई। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने और पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण हुआ जिसने पूरे ब्रिटिश आधिपत्य वाले भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। दूसरा, विदेशी शक्तियों का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर। और इसने मद्रास और मुंबई की गवर्नरों को उनकी विधायी शक्तियों, लेजिस्लेशन पावर को वंचित कर दिया गया, कि उससे वंचित कर दिया गया। और अब भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने की असीमित अधिकार दे दिए गए और इसके तहत बनाए गए कानूनों को अधिनियम एक्ट कहा गया, जबकि इससे पहले के कानूनों को नियमन रेगुलेशन कहा जाता था। तीसरा, व्यापारिक निकाय से प्रशासनिक निकाय। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। कंपनी अब एक विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। यह प्रावधान किया गया था कि भारत में कंपनी के क्षेत्र को अब महामेयर क्राउन और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत कब्जे में रहेंगे। चौथा, दास प्रथा की समाप्ति के निर्देश। इस अधिनियम ने भारत में दास प्रथा यानी कि स्लेवरी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और गवर्नर जनरल को इससे समाप्त करने के निर्देश दिए गए और अंततः 1843 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया। विधि सदस्य, लॉ मेंबर की नियुक्ति। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सलाह देने के लिए एक छोटा सदस्य जोड़ा गया जिसे विधि सदस्य कहा गया। लॉर्ड मैकाले पहले विधि सदस्य नियुक्त किए और इसी के बाद जो प्रथम विधि आयोग, लॉ कमीशन का गठन किया गया। छठा, सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रयास। इस एक्ट ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता, ओपन कंपटीशन शुरू करने का प्रयास किया गया। इसमें कहा गया कि भारतीयों को कंपनी के किसी पर भी पद, कार्यालय और रोजगार से केवल धर्म, जन्म और वंश और रंग के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को के कड़े विरोध के कारण इस प्रावधान को लागू नहीं किया जा सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निष्कर्ष मुख्य परीक्षा के लिए देखते हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, कंपनी का व्यापारिक अस्तित्व खत्म किया गया, कानून बनाने की शक्ति का पूर्ण केंद्रीकरण किया गया और सिविल सेवा में भारतीयों को प्रवेश का पहला असफल प्रयास, लेकिन सफल नहीं था, असफल प्रयास। 1853 का चार्टर अधिनियम। सेवा में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। 1854 में मैकाले समिति नियुक्त की गई। ध्यान रखना, मैकाले समिति, मैकाले आयोग तो वो उसमें बना था। 1853 में लॉ कमीशन था।
लेकिन इसमें एक और 1854 में मेघालय समिति की गई थी, वो थी 1853 में, ठीक है। और गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसकी विधायी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव जो पावर थी, उनके जो कार्य थे उनको अलग कर दिया गया, किसमें 1853 के चार्टर अधिनियम में। विधेयक और कार्यकारी कार्यों का पृथक्करण। इस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी, लेजिस्लेटिव और कार्यकारी एग्जीक्यूटिव कार्यों को अलग कर दिया गया। परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए, जिन्हें विधान पार्षद, लेजिस्लेटिव काउंसिलर कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने एक नई भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया। छोटी संसद, मिनी पार्लियामेंट। गवर्नर जनरल की इस विधान परिषद को उसी प्रक्रिया को अपनाया गया जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी, इसीलिए इसे एक तरह की छोटी संसद बनाया गया। इसे कानून बनाने को सरकार के एक विशेष कार्य के रूप में स्थापित किया गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की आवश्यकता थी। तीसरा, सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता, ओपन कंपटीशन। 1833 के असफल प्रयास के बाद 1853 के एक्ट ने अंततः सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता व्यवस्था शुरू की। अब विशिष्ट सिविल सेवा, कॉन्वेंटेड सिविल सर्विस भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। इसी के कार्यान्वयन के लिए 1854 में मेघालय कमेटी की नियुक्ति की, इसलिए सिविल सेवा के लिए मेघालय समिति। और चौथा, स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत, फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन। यह भारतीय संवैधानिक इतिहास में पहली बार था जब केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को महत्व दिया गया। ठीक है, कौन सा पढ़ रहे हैं हम 1853 का चार्टर अधिनियम के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद के 6 नए सदस्यों में से 4 सदस्यों का चुनाव बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी की आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों को नियुक्त किया जाना था। 5वां, कंपनी के शासन का विस्तार अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को विस्तारित तो किया और उसे भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश क्राउन के विश्वास ट्रस्ट पर रखने की अनुमति दी, लेकिन पिछले चार्टर एक्ट की तरह किसी निश्चित समय जैसे 20 वर्ष का निर्धारण नहीं किया गया। तो ये 1853 में 20 वर्ष वाला है जो खत्म हो गया। ये इस बात का स्पष्ट संकेत था कि ब्रिटिश संसद जब चाहे कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती थी। और छठा, विधि सदस्य का पूर्ण दर्जा। 1853 में जिस विधि सदस्य 9 मेंबर को परिषद में चौथे सदस्य के रूप में अस्थायी रूप से शामिल किया गया था, उसी इस अधिनियम द्वारा पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया। ठीक है, इसके द्वारा पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया। 1853 का भारत शासन अधिनियम। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया और भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। भारत मंत्री, ठीक है। 15 सदस्यीय भारत परिषद का सृजन हुआ, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा चुने जाते थे। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होते थे और भारत के प्रशासन पर उनका संपूर्ण नियंत्रण था। भारत में गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। भारत में गवर्नर जनरल था, उसका नाम बदलकर वायसराय 1858 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय। और ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति। इस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरह समाप्त कर दिया। शासन की सभी शक्तियां, केंद्र और राज्य से संबंधित अधिकार अब सीधे ब्रिटिश राजशाही क्राउन के अधीन हो गए। दूसरा, प्रशासन के पदनामे परिवर्तन। वायसराय ऑफ इंडिया। भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया। वायसराय भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, प्रत्यक्ष। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। द्वैत शासन की समाप्ति। इस अधिनियम ने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा शुरू की गई द्वैत प्रणाली, ड्यूल गवर्नमेंट को समाप्त कर दिया। नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निदेशक मंडल का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। ठीक है, 1858 के भारत शासन अधिनियम में भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का नया पद, एक नया पद भारत का राज्य सचिव सृजित किया गया। इसमें भारतीय प्रशासन पर पूर्ण शक्ति और नियंत्रण नहीं था।
इसमें भारतीय प्रशासन पर पूर्ण शक्ति और नियंत्रण नहीं था, ठीक है। और यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। ध्यान रखना, ये जो सचिव होता वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। और यह अंततः किसके प्रति? ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। पांचवा, भारत परिषद का गठन, इंडियन काउंसिल का गठन। भारत परिषद की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। यह एक सलाहकारी निकाय, एडवाइजरी बॉडी थी। भारत सचिव को इस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। छठा, वैधानिक संरचना, लीगल स्टेटस। भारत परिषद को एक निगमित निकाय, कॉर्पोरेट बॉडी घोषित किया जो भारत और इंग्लैंड दोनों जगह मुकदमा करने और मुकदमा झेले जाने में सक्षम थी। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, ठीक है। और विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग द्वारा। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग द्वारा। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1861 अधिनियम, परिषद अधिनियम में गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। और अवधि कितने? 6 महीने। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत जो सिंध आपका है वो पिनल्ले में है, और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की शुरुआत हुई। ध्यान रखना, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की शुरुआत 1861 की भारत परिषद अधिनियम में हुई। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था। वेरी इंपोर्टेंट ये भी। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। पहला, भारतीय विधायी प्रक्रिया में प्रवेश, प्रतिनिधिक संस्थाएं। इसने भारत में प्रतिनिधिक संस्थाओं, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की शुरुआत की। ये प्रावधान किया गया कि भारतीय अपनी विस्तारित परिषद में कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में, नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में नामांकित करेगा। ये सेम है। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में शामिल किया गया था। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। दूसरा, विकेंद्रीकरण की शुरुआत, डिसेंट्रलाइजेशन। इस अधिनियम ने मद्रास, मुंबई प्रेसिडेंसियों की उनकी विधायी शक्तियों, कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। ध्यान दें, 1773 के एक्ट से केंद्रीकरण का शुरू हुआ था और 1833 में वह चरम पर था और जिसे 1861 में पलट दिया। तीन नई विधान परिषदों का गठन। इसने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP, पंजाब और बंगाल के लिए नई विधान परिषदों का मार्ग प्रशस्त किया। 1862 बंगाल 1862, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 1866 और पंजाब 1897। ये बंगाल 1862 था, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 1866 और पंजाब 1897। पोर्टफोलियो प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम भी इसमें शुरू किया गया था। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी, ठीक है। और इसके तहत वायसराय की परिषद के सदस्य को सरकार के एक या अधिक विभागों का प्रभारी बनाया गया था। उसे अपने विभाग की ओर से परिषद में अंतिम आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया और यही वर्तमान की कैबिनेट प्रणाली का आधार बना। 5वां, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। वायसराय को आपातकाल के दौरान परिषद की सहमति के बिना, ध्यान रखना, वायसराय को आपातकाल के दौरान, किसके दौरान? इमरजेंसी के दौरान परिषद की सहमति के बिना, ध्यान रखना, परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था। और ऐसे अध्यादेशों की जो अवधि है वो मात्र 6 महीने निर्धारित की गई थी। ये शक्ति आज भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के पास है। ये जो अभी अध्यादेश की शक्ति है वो शायद मंत्रिपरिषद की अनुमति के बिना नहीं होती है, उस समय होती थी। 10वां, 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम में ये ओपन किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। और 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ध्यान रखना, 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया, ठीक है। और मुख्य उद्देश्य कंपनी का औपचारिक समापन। 1858 के अधिनियम ने शासन की शक्तियां तो कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को दे दी थी, लेकिन
ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कानूनी इकाई के रूप में तब भी अस्तित्व में थी और 1873 के अधिनियम के माध्यम से ये प्रावधान किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय डिसॉल्व या भंग किया जा सकता है। तो कंपनी का विघटन 1 जनवरी 1874 1 जनवरी 1874 इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से डिसॉल्व भंग कर दिया गया और इसी के साथ 1600 ईस्वी में शुरू हुई कंपनी का 274 साल पुराना इतिहास आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। एक महत्वपूर्ण पूरक जानकारी शाही पदवी का अधिनियम 1876 रॉयल टाइटल एक्ट 1876 लक्ष्मीकांत में 1873 के संदर्भ के साथ अक्सर 1876 के इस अधिनियम का भी उल्लेख मिलता है जो यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। महारानी की उपाधि, इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को आधिकारिक रूप से भारत की साम्राज्ञी एम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित किया गया। घोषणा की तिथि 28 अप्रैल 1876 को यह घोषणा की गई कि 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में इसे आधिकारिक रूप से घोषित किया गया। परिषद का विस्तार, परिषद में विस्तार, वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्य लोक निर्माण विभाग के लिए की नियुक्ति की गई। शाही उपाधि अधिनियम 1876 गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6 सदस्य की नियुक्ति कर लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया और 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया। 28 अप्रैल 1876 को। $1892 का भारत परिषद अधिनियम। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। राजस्व एवं व्यय बजट पर बहस करने और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई और विधान परिषदों का विस्तार, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। हालांकि परिषदों में सरकारी बहुमत ऑफिशियल मेजोरिटी को अभी भी बनाए रखा गया। दूसरा, निर्वाचन पद्धति की शुरुआत सीमित और अप्रत्यक्ष थी इसमें 1892 के अधिनियम में, और इस अधिनियम ने पहली बार भारत में चुनाव की अवधारणा पेश की। पहली बार चुनाव की अवधारणा इसमें हुई थी, ठीक है। और हालांकि इसमें चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, ध्यान रखना, चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, इलेक्शन शब्द का प्रयोग। केंद्रीय विधान परिषद में वायसराय को बंगाल का चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और प्रांतीय विधान परिषदों की सिफारिश पर केंद्रीय सरकारी सदस्यों को नामांकित करने की शक्ति दी गई। प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नरों को जिला बोर्ड, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों को नामांकित करने की अनुमति दे दी गई। इसे अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था माना। तीसरा, परिषदों के कार्यों में वृद्धि, बजट पर चर्चा। यह यूपीएससी की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु है। विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की गई और उन्हें बजट पर चर्चा करने, डिस्कशन ऑन बजट की शक्ति दे दी गई और सदस्यों को सार्वजनिक हित के मामलों पर सदस्यों को सार्वजनिक हित के मामलों पर पब्लिक इंटरेस्ट के हित में कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन इसके लिए 6 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य था। नोट, अभी भी सदस्यों को पूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने या बजट पर मतदान वोटिंग करने का अधिकार नहीं था। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, मार्लो मिंटो सुधार। चलो, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की मंजूरी दी गई। इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में माना जाता है। भारतीयों को भारत सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित विषय पर केंद्रीय प्रस्ताव पेश करने और पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र नाथ सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य भी बनाया गया। प्रेसिडेंशियल कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालय और जमींदार के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रदान किया गया। नोट, 1909 में लॉर्ड मॉर्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे, और यह भारत में ब्रिटेन के संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम था। विधान परिषदों के आकार में वृद्धि, इसने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों में
विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। केंद्रीय विधान परिषद, इसमें सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर 60 कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या एक समान नहीं थी। आधिकारिक और गैर आधिकारिक बहुमत, इसने केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत ऑफिशियल मेजोरिटी को बनाए रखा। हालांकि इसने प्रांतीय विधान परिषदों को गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी की अनुमति दी। चर्चा के दायरे का विस्तार और डेलिब्रेटिव फंक्शंस, परिषदों के कार्यों का विस्तार किया गया। अब सदस्य पूरक प्रश्न सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे। वे बजट पर संकल्प रिजोल्यूशन भी रख सकते थे। 1892 में केवल चर्चा की अनुमति थी, लेकिन यहाँ पे संकल्प भी रख सकते थे और संकल्प की नहीं थी उस समय, ठीक है, 1892 में। और 1800 सॉरी चौथा, वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों का प्रवेश ऐतिहासिक कदम था। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नरों की कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ जोड़ने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। इन्हें विधि सदस्य 9 मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इस अधिनियम का सबसे शुरुआत प्रतिनिधित्व की शुरुआत कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, यह इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद हिस्सा था। इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट की अवधारणा को स्वीकार कर दिया। इसके तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाने लगा। पृथक प्रतिनिधित्व, इसने प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों को पृथक प्रतिनिधित्व देखा। 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू सैमसफोर्ड सुधार भी इसको कहा जाता है। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना। प्रथम राज्य परिषद, पहले थी कौन सी? राज्य परिषद। सदस्य संख्या 34 कितनी थी? 60 थी और 34 निर्वाचित थे और कार्यकाल 5 वर्ष था। द्वितीय केंद्रीय विधानसभा, ठीक, सदस्य संख्या कितनी थी? 144 और 104 कितने से निर्वाचित थे आपके, ठीक है, और 48 थे मनोनीत और कार्यकाल इसका भी 3 वर्ष था, ठीक, कार्यकाल 3 वर्ष, इसका 5 वर्ष था। प्रथम जो थी राज्य परिषद। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, ये 1919 की बात कर रहे हैं। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन के जनक लियोनेल कॉर्टिस थे। कौन थे? लियोनेल कॉर्टिस थे। प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया। कितने? प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। पहला कौन सा? आरक्षित, दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित में वित्त, भूमिकर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जनजातियां, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान, कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं। इनका प्रशासन गवर्नर और उनकी कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से किया जाना था। दूसरा हस्तांतरित विषय, शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तोल और नाप, सार्वजनिक तथा मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक और अग्रहारदान। इनका प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था, ठीक है। ये आरक्षित और हस्तांतरित। इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 के एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया है। जो ड्यूल शासन प्रणाली थी उसको 1935 के एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। किसको? भारत सचिव को यह अधिकार दिया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। किस अधिनियम ने? 1919 के अधिनियम ने। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया और अतः 1926 में ली आयोग 1923-24 में बना था। उसकी सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक और एसेंशियल अनिवार्य था। सांप्रदायिक आधार पर सिख, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया गया, एक्सटेंड किया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। किसमें? 1919 के अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम ने। एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को
विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। उसे ये भी शक्ति थी कि वो विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे। तो प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते हैं। आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिसका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। किसकी अस्थायी अवधि के लिए अध्यादेश, ठीक, उसमें हमने देखा था कि 6 महीने था। नोट, इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि 1919 का अधिनियम था, उसके द्वारा भारतीय महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला। और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे। ठीक है, इसमें 1919 के माध्यम से पहली बार महिलाओं को वोट करने का अधिकार मिला। प्रांतों में द्वेष शासन, डायरकी इन प्रोविंसेस। इस एक्ट की सबसे प्रमुख विशेषता कि इसने प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया। हस्तांतरित हमने पढ़ा। इन जो ट्रांसफर सब्जेक्ट, इन पर गवर्नर का शासन होता था और उन मंत्रियों की सहायता से निर्णय लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थी, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आरक्षित विषय रिजर्व सब्जेक्ट थे। इन पर गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, जैसे पुलिस, न्याय, वित्त। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन यूनानी शब्द डायर की से व्युत्पन्न बताया गया है और कहा गया है। और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, बाई कैमरेलिज्म। देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई और भारतीय विधान परिषद के स्थान पर 2 सदन बनाए गए, राज्य परिषद, अपर हाउस ऑफ एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, केंद्रीय विधानसभा में लोअर हाउस और लेजिस्लेटिव असेंबली। बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुना जाता था। वायसराय की कार्यकारी परिषद, यह अनिवार्य किया गया कि वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्य भारतीय होने चाहिए। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। 1909 में शुरू की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को और बढ़ा दिया गया और अब प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट का विस्तार सिखों, भारतीयों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियंस और यूरोपियों के लिए भी कर दिया गया। लोकसेवा आयोग का गठन किया गया और 1926 में इस अधिनियम के एक लोकसेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का प्रावधान किया गया। परिणामस्वरूप 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोकसेवा आयोग का गठन किया गया। लंदन से उच्च आयुक्त हाई कमिश्नर, भारत के राज्य सचिव के कुछ कार्यों को स्थानांतरित करने के लिए लंदन में भारत के उच्चायुक्त का एक नया पद सृजित किया गया। पहली बार सांविधिक आयोग स्टैट्यूटरी कमीशन अधिनियम में यह प्रावधान था कि इसके लागू होने के 10 वर्ष बाद एक ली आयोग का गठन किया जाएगा जो इसकी जांच करेगा और रिपोर्ट देगा। इसी के कारण बाद में साइमन कमीशन आया। बजट और मताधिकार, बजट, पहली बार प्रांतीय बजटों को केंद्रीय बजटों से अलग कर दिया गया और प्रांतीय विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया। मताधिकार, संपत्ति, कर या शिक्षा के अधिकार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, इसमें सीमित मताधिकार दिया गया था 1919 में। 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट पाया था। ध्यान रखना, ये जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पाया था 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। कितने? 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां। मुख्य विशेषताएं, मेन फीचर्स, अखिल भारतीय संघ, यह 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बना था जो स्वेच्छा से भारत संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था किंतु देशी रियासतों के लिए स्वैच्छिक था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना से संबंधित घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। प्रांतीय स्वायत्तता, इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, विधायी कार्यकारी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधान मंडल के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत 3 सूचियां बनाई गई थी। पहली परिसंघ सूची, केंद्र, विदेश कार्य, करेंसी, मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय मूलतः 97 थे, वर्तमान में 100 है। प्रांतीय सूची राज्य के कंट्रोल में थी और पुलिस या प्रांतीय लोक सेवा आयोग जैसे शिक्षा जैसे विषय मूलतः 66 विषय थे, वर्तमान में 61 है। ठीक है। संवर्ती सूची, केंद्र और राज्य दोनों दंड, विधि, प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया और विवाह विच्छेद जैसे विषय मूलतः 47 विषय थे, वर्तमान में 52 है। कि संवर्ती सूची के विषय थे। किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था। वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषय में विधान बनाने की शक्ति थी। 2 प्रांतीय विधानमंडलों के अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकती थी। समवर्ती सूची के विषय पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अभिभावी होती थी, यानी ओवरसाइड।
और अवशिष्ट विधायी शक्तियां वायसराय को देगी। जो अवशिष्ट विधायी शक्तियां था वो किसको, वायसराय को दे दी गई। संघीय न्यायालय की व्यवस्था, इसका अधिकार क्षेत्र केंद्र तथा रियासतों तक विस्तृत था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। भारत परिषद का अंत, इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार, संघ तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं को विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित, महिलाएं और मजदूर वर्ग तक किया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। देश को मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1935 के अधिनियम में। और भारत शासन अधिनियम 1935 के कारण बंबई से सिंध प्रांत का भी निर्माण हुआ। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, इस अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया जिसमें ब्रिटिश प्रांत और भारत की देशी रियासतें इकाई के रूप में शामिल थी। शक्तियों का विभाजन, इसमें 3 सूचियां थी हमने देखी। और अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। यूनिट ये कभी भी अस्तित्व में नहीं आया, ये संघ कभी भी अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। ठीक है। और प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इसने प्रांतों में 1919 के एक्ट द्वारा लागू द्वेष शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को अपने दायरे में शासन का एक स्वतंत्र और स्वशासी अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर को राज्य विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता पर कार्य करना अनिवार्य कर दिया गया और यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई थी और 1939 में समाप्त हो गई। केंद्र में द्वेष शासन प्रणाली, प्रांतों से हटाकर द्वेष शासन को केंद्र में लागू करने का प्रावधान इस 1935 में किया गया था और परिणाम स्वरूप संघीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया जाना था। हालांकि ये प्रावधान कभी लागू नहीं हो सके। द्विसदनीय व्यवस्था, 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था विधान परिषद और विधानसभा की शुरू की गई। ये प्रांत थे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार और संयुक्त प्रांत असम। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का और विस्तार, इसने दलित जातियों, अनुसूचित जातियों, महिलाओं और श्रमिक वर्ग मजदूरों के लिए भी अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को और अधिक विस्तार दिया, अधिक एक्सटेंड किया। प्रमुख संस्थानों की स्थापना, इस अधिनियम के तहत कई महत्वपूर्ण संस्थानों की नींव रखी गई। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए 1935 में स्थापना। संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट 1937 में स्थापना हुई जो बाद में सर्वोच्च न्यायालय बना। लोक सेवा आयोग, न केवल संघीय लोक सेवा आयोग बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग और दो अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। 7 अन्य महत्वपूर्ण बदलाव, काउंसिल ऑफ इंडिया की समाप्ति 1858 में भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया और भारत सचिव को सलाहकारों की टीम दी गई। मताधिकार का विस्तार, लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार का अधिकार 1935 में दिया गया था। बर्मा का पृथक्करण, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया और 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ भी इसी से हुआ था। उन्नीस सौ 47 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ। इसमें 20 धाराएं थी। प्रमुख प्रावधान, 2 राज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 को भारत और नल्ला नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सत्ता सौंप दी जाएगी और सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को सौंपी जाएगी। भारत और पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों को एक गवर्नर जनरल होंगे जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का मंत्रिमंडल के रूप में कार्य करना, जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर देती तब तक वो विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। भारत मंत्री के पद को समाप्त कर दिया गया। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन तब तक चलेगा जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं किया जाता। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोच्चता का अंत कर दिया गया। उन्हें भारत या नल्ले में किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलट जिले को छोड़कर भारत के शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। सिलट जिले में न जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में दिया था, समर्थन किया नल्ले में।
अब भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन की संतुष्टि के आधार पर भारतीय संविधान सभा के निर्माण वाली संविधान सभा का गठन किया गया। 19 जुलाई 1946 को किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेबर्ट क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और सर ईवी अलेक्जेंडर। नोट, भारत में संविधान सभा का विचार सबसे पहले मानवेंद्र नाथ रॉय ने 1936 में प्रस्तुत किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में संविधान सभा के गठन की औपचारिक मांग की थी। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से इसे स्वीकार किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी। 379 और 389 ठीक है। और जिसमें 292 आपके ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि और 60 चीफ कमिश्नर चारों से प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 को संविधान सभा का चुनाव हुआ। इसमें प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं से चुना गया था। कांग्रेस 208 से और मुस्लिम लीग से 73 और अन्य दल और स्वतंत्र उम्मीदवार 15 से, इंडिपेंडेंट 15 थे। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर्स के पुस्तकालय भवन में हुई और सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, थैंक यू।